अब आ रही आवाज? यस सर। चलो ओके। सर वो एक्सप्लेन कर दीजिए सर फिर से। हाँ मैं फिर से बता दे रहा हूँ फिर से। ओके। गवर्नमेंट का जो बजट है वो 3 में डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट का मतलब तो सबको पता है, जब आपका रेवेन्यू इक्वल टू एक्सपेंस होता है। जब आपका रेवेन्यू इक्वल टू एक्सपेंस होता है तो उसे हम कह देते हैं बैलेंस बजट। मतलब जो आपका रेसेप्ट है, चाहे वो रेवेन्यू रेसेप्ट हो, चाहे वो कैपिटल रेसेप्ट हो, इक्वल है एक्सपेंडिचर के, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। ठीक है, इसे बैलेंस बजट कहते हैं। अब वो स्टेटमेंट ये थी कि अगर मान लो गवर्नमेंट जो चाहता है उसका बजट हमेशा बैलेंस रहे और किसी साल उसका एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अपना रेवेन्यू रेसेप्ट वाला, मतलब जो टैक्स रेवेन्यू है या जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, उनके दाम बढ़ा देगा जिससे कि उस एक्सपेंडिचर से वो मीट अप कर सके। ठीक है। एक होता है आपका सरप्लस। सरप्लस में क्या होता है, आपका रेवेन्यू रेसेप्ट ज्यादा होता है, मतलब रेसेप्ट ज्यादा होते हैं और एक्सपेंडिचर जो होता है वो कम होता है। और डेफिसिट में क्या होता है, आपका एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा होता है और जो आपका रेसेप्ट है वो कम होता है। So when tax collection exceeds the required expenditure, the budget is said to be surplus. However, the most common feature is situation when expenditure exceeds revenue. This is when government runs a deficit. Measures of government deficit. अब इस पे आते हैं. When government spend more than it collect by way of revenue, it incurs a budget deficit. अब देख लेते हैं नीचे क्या लिखा है. More formally, it refers to excess of total expenditure, both revenue and capital, over total receipt, both revenue and capital, from 1997 to 98 budget. The practice of showing budget deficit has discontinued in India. So there are various measures that capture the government deficit and they are their own implication for the economy. Revenue deficit, अब लिख लेना जरा, revenue deficit होता क्या है? The revenue deficit refers to excess of government revenue expenditure over revenue receipt. मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा हो रहा होता है और रेवेन्यू रेसिप्ट जो होता है वो कम होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो ज्यादा हो रहा होता है और रेवेन्यू रेसिप्ट जो होता है वो कम होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा हो रहा होता है और रेवेन्यू रेसिप्ट जो है वो कम होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा हो रहा होता है और जो रेवेन्यू रेसिप्ट है वो कम होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा होता है और रेवेन्यू रेसिप्ट कम होता है। तो ये 2020 से लेकर 21 तक है। सर ये याद करना है सारा? नहीं 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 नहीं, ये बस दिखा रखा है, याद वाद नहीं करना, बस मतलब पता होना चाहिए। तो आइटम 3 इन टेबल 5.1 shows the revenue deficit 2020 to 21 was 2.5% of GDP. The revenue deficit only such transaction that affect the current income and expenditure of the government. क्योंकि रेवेन्यू नेचर है, मतलब उसी साल से रिलेटेड होगा। अब उसी साल से रिलेटेड है तो उसी साल के डोमेन में चीजों को देख रहे हैं बस। ठीक है। When the government incurs a revenue deficit, इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिसेविंग। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, या तो अदर सेक्टर से पैसा यूज करेगा जहां पर उनका सरप्लस हो रहा होगा, या फिर वो अपने एसेट्स को बेचेगा, या फिर किसी कंट्री से बोरो करेगा, या अपने पब्लिक से ही बोरो करेगा। And is using up the saving of the other sectors of the economy to finance a part of its consumption expenditure. The situation means government will have to borrow only to finance its investment but also its consumption expenditure. This will lead to build up a stock or debt and interest liability and force the government. और इंटरेस्ट क्या होता है आपका, इंटरेस्ट जो होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि इंटरेस्ट से लाइबिलिटी कम नहीं हो रही होती। इवेंचुअली टू कट द एक्सपेंडिचर, अब गवर्नमेंट कर क्या सकता है अपने डेफिसिट्स को रिड्यूस करने के लिए, वो अपने एक्सपेंडिचर को कट कर सकता है और जो भी उसके रेवेन्यू रेसेप्ट्स वाले आइटम है उनके दाम बढ़ा सकता है।
Since a major part of revenue expenditure is committed expenditure, it cannot be reduced. ठीक है, तो ये तो सही बात है कि कैन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिड्यूस बाय द गवर्नमेंट. तो अगर पुलिस को सैलरी देनी है तो देनी है, अगर मिनिस्ट्री को सैलरी देनी है तो देनी है. तो जो गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहा होता है वो मैंडेटरी नेचर के होते हैं, तो गवर्नमेंट इसे रिड्यूस नहीं कर पाता. ठीक है, तो सिंस अ मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कमिटेड एक्सपेंडिचर, इट कैन नॉट बी रिड्यूस. Often the government reduces the productive capital expenditure or welfare expenditure. This would mean lower growth and adverse welfare implication. ये लाइन ढंग से देख लेना. ठीक है, यहां पर किसी को दिक्कत है तो पूछ लो. चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट ध्यान से सुन लेना. फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रेसिप्ट एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट. ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब है गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरविंग, क्योंकि बोरविंग अपना पैसा नहीं होता. अब ध्यान से सुनना, डेफिसिट है मतलब कि टोटल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा आ रहा है और जो टोटल गवर्नमेंट का रेसिप्ट है वो कम है. ठीक है, और उस रेसिप्ट में बोरविंग इंक्लूड नहीं है. ठीक है, तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट प्लस नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रेसिप्ट. ठीक है, एक डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रेसिप्ट होते हैं और एक नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रेसिप्ट होते हैं. डेप्थ क्रिएटिंग जो आपने उधार से लाए हो, और नॉन डेप्थ क्रिएटिंग का मतलब क्या होता है? नॉन डेप्थ क्रिएटिंग का मतलब है जब आपने एसेट बेचा है उससे आया है. तो नॉन डेप्थ क्रिएटिंग तो इंक्लूड होता है, लेकिन जो डेप्थ क्रिएटिंग होता है वो इंक्लूड नहीं होता क्योंकि वो बोरविंग का पार्ट बन जाता है. तो नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रेसिप्ट आर दोज रेसिप्ट व्हिच आर नॉट बोरविंग एंड देयरफॉर डू नॉट गिव राइज टू डेप्थ. Examples are recovery of loan and proceeds from the sale of PSU. From table 5.1, we can see the non-debt creating capital receipt equal to 10% of GDP. तो एक बार देख लेते हैं. As per the percent of GDP, capital receipt recovery of loan इतना है, अदर बेचकर इतना है, borrowing and other liability इतना है. Obtained by subtracting borrowing and other liabilities from total receipt 1 plus 4. So the fiscal deficit therefore turn out to be 3.7% of GDP. The fiscal deficit will have to be financed through borrowing. ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट का पैसा कहां से आता है? बोरविंग से आता है. ठीक है, thus it indicates the total borrowing requirement of the government from all sources from financing side. तो gross fiscal deficit, net borrowing at home, borrowing from RBI and borrowing from abroad. ये एक बार लिख लेना. सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर करना है. हाँ, नॉर्मल फिस्कल डेफिसिट और ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में मेजर डिफरेंस होता है. क्या क्या क्या? सर नॉर्मल फिस्कल डेफिसिट और ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में कोई मेजर डिफरेंस होता है? मतलब वही होगा, एक नेट वाला होगा. ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ओवरऑल की ये बात कर रहे हैं जिसमें सारी चीजें ले रखी हैं. चलो अब इस पे आते हैं. बाकी देख लेते हैं, तुम्हारा क्वेश्चन भी अच्छा था.
जब गवर्नमेंट ने जिन्हें लेंड किया है उनका पैसा हटा देते हैं फिस्कल डेफिसिट में से, तो नेट फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। ठीक है, और ग्रॉस में क्या होता है, वो लेंड वाला पैसा इंक्लूड होता है। Yes. समझ गए ना? Yes, sir. सर जो वो फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग, तो वो ग्रॉस के लिए होता है या नेट के लिए? वो तुम्हारा ग्रॉस के लिए ही मानना, ग्रॉस के लिए। ओके सर। चलो अब इस पे आते हैं। ये वाला ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू नेट बोरविंग एट होम प्लस बोरविंग फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरविंग फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो तुम्हें ये वाला तो आंसर मिल गया ना। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेट बोरविंग एट होम include that directly borrowed from the public through debt instrument, for example the various small saving scheme, and indirectly from commercial bank through statutory liquidity ratio. The gross fiscal deficit is key variable of judging the financial health of the public sector and stability of the economy. From the way gross fiscal deficit is measured as given above, it can be seen from the revenue deficit is a part of fiscal deficit. तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रेसिप्ट. A large share of revenue deficit in fiscal deficit indicates that part of the borrowing is being used up in consumption expenditure needs rather than investment. ठीक है, कि गवर्नमेंट जो बोरो कर रहा है वो बोरो अपनी मैंडेटरी एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए कर रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कर रहा. ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो एक बार अच्छे से कर लो इसे. डन डन डन. चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, प्राइमरी डेफिसिट. ये फॉर्मूले अच्छे से देख लेना. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फिस्कल डेफिसिट. तो कुछ दे दे, 4 ऑप्शन दे दे, चारों में 3 में ये फॉर्मूला डाल दें, बाकी एक जो है वो ऑड वाला दे दे, वो भी सिमिलर सा लग रहा हो, तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बिल्डअप हो सकता है. अब आते हैं प्राइमरी डेफिसिट पे. प्राइमरी डेफिसिट, वी मस्ट नोट दैट borrowing requirement of the government include interest obligation on accumulated debt. ठीक है, यहां तक तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट जब बोरो करता है तो बोरो करते टाइम उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और इंटरेस्ट किस पे देना पड़ता है, जो एक्यूमुलेटेड डेट. एक्यूमुलेटेड डेट का मतलब है जो इन टोटल उधार है. तो द गोल of measuring primary deficit is to focus on present fiscal imbalances. ठीक है, कि अभी गवर्नमेंट का कितना imbalance चल रहा है. ठीक है, गवर्नमेंट को क्यों उठाना पड़ रहा है, क्या हो गया है. ठीक है, so to obtain an estimate of borrowing on account of current expenditure exceeding revenue, we need to calculate what has been called the primary deficit. It is simply the fiscal deficit minus interest payment. तो gross primary deficit equal to gross fiscal deficit minus interest liability. तो net interest liability consists of interest payment minus interest receipt of the government on net domestic lending. ठीक है, ये एक बार लिख लेना जरा, ये नई चीज है. सर नेट, हाँ हाँ बोलो बोलो. सर जो फिस्कल डेफिसिट में जो लास्ट फॉर्मूला था, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल, एक बार आप ये वाला एक्सप्लेन कर दो कि मतलब. हाँ ये देखो, हाँ एक मिनट. फिस्कल डेफिसिट में आपका रेवेन्यू डेफिसिट आएगा. रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है कि जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस है वो ज्यादा हो रहे हैं एज कंपेयर टू जो उसका रेसिप्ट हो रहा है, इसलिए वो रेवेन्यू डेफिसिट आ गया. प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है इन्वेस्टमेंट्स रेवेन्यूज पे,
ठीक है। माइनस नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब है जो गवर्नमेंट ने एसेट बेचकर नहीं लिया, जो उन्होंने कहां से लिया है, जो उन्होंने अपनी लाइबिलिटीज क्रिएट की है। अगर तुम देखो तो इसको ना इन्होंने बस वो कर दिया है। यस सर, ओपन कर दिया, हाँ हाँ। हाँ बस ओपन कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसा है नहीं उसके अंदर। ओके सर। ठीक है। बस उसमें रेवेन्यू रेसिप्ट नहीं आया क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर तो वो हो गया होगा माइनस। डन डन, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? थम्स अप कर दो अगर दिक्कत नहीं है तो। ओके ओके ठीक है। तुम में से दिल्ली हाइट कौन कौन है? ओके ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, फिस्कल पॉलिसी। वन ऑफ द कीन्स मेन आइडिया, एक मिनट, हाँ ये ध्यान से सुनना। वन ऑफ द मेन कीन्स मेन आइडिया इन द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उन्होंने ये बुक कब लिखी थी? 1936 में लिखी थी ना? याद Yes. है सबको? ठीक है। Yes, sir. Was that government fiscal policy should be used to stabilize the level of output and employment. Through changes in expenditure and taxes, the government attempts to increase output and income and seeks to stabilize up and down in the economy. वो यही बता रहा है इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन वाला जो ऑब्जेक्टिव था कि एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम रीड कर लेंगे क्योंकि ओवरऑल उन्होंने कुछ ना कुछ कंफ्यूजन तो डाली होगी। ठीक है। एक्सेस डिमांड में क्या होता है? एक्सेस डिमांड में आपका जो एग्रीगेट डिमांड है, जो इकोनॉमी डिमांड कर रहा होता है वो ज्यादा होता है, और जो इकोनॉमी सप्लाई कर रहा होता है वो कम होता है। मतलब मान लो डिमांड आ रही है 2000 की, सप्लाई है 1200, 800 से डेफिसिट चल रहा है। ठीक है। अब गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, और गवर्नमेंट ना हमेशा सिनेरियो चाहेगा कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई रहे, जिससे कि पुअर पे इंपैक्ट ना आए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा? प्राइजेस अप हो जाएंगे, और प्राइजेस अप होने के कारण क्या होगा? दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है। तो जो अफोर्ड कर पाएंगे, जो पुअर जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके साथ दिक्कत आ जाएगी। तो गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है वो दो होती है, एक होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है गवर्नमेंट के पास पावर टैक्सेस। ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और सप्लाई से ज्यादा है, इसका मतलब है कि लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है, तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को क्या करेगा? कम कर देगा, एक्सपेंडिचर कम कर देगा, और गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगा, जिससे कि चीजें जो है बैक टू पवेलियन आ जाए। ठीक है। अब होता है दूसरा सिनारियो, जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होता है और एग्रीगेट डिमांड कम होता है। इस केस में मान लो ये 2500 है और जो डिमांड आ रही है वो 2000 आ रही है। इसे तो हमने एक्सेस डिमांड का नाम दे दिया, इसे हम बोलेंगे डेफिसिट डिमांड। और ये ग्रेट डिप्रेशन वाला तो सबने पढ़ा है ना, वीडियो डाल रखी है मैंने, पढ़ लिया है ना? ग्रेट डिप्रेशन 1929। नहीं पढ़ा? इसका यूट्यूब पे वीडियो डालेगी सर आपने? यूट्यूब पे डाल रखी है, हाँ, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसने पढ़ा है 1929 वाला? क्लासिकल ट्रेडिशन और ये सब भी था। बोलो यार नहीं सर। सर मैंने नहीं पढ़ा वो वाला। अच्छा एक मिनट में बता देता हूँ कहाँ पे है। रुक जाओ मैं भेज देता हूँ। अच्छा मैं प्लेलिस्ट ही बना दूंगा तो बेटर रहेगा तुम लोग।
बाकी मैंने ग्रुप पे भेज दिया है, ठीक है, देख लेना। हाँ, तो ये हो गया आपका डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड के केस में क्या होता है, डेफिसिट डिमांड के केस में आपका एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होता है और एग्रीगेट डिमांड कम होता है। अब एग्रीगेट डिमांड कम आ रहा है तो लोग क्या, मतलब जो फर्म सेक्टर होगा वो क्या करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, लोगों को हटाना स्टार्ट कर देगा। अब गवर्नमेंट घुसेगी और गवर्नमेंट उस डिमांड को क्रिएट करने के लिए क्या करेगी, अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देगी। स्पेंडिंग बढ़ाने की वजह से क्या होगा, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के कारण लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग उस पैसे को खर्च करेंगे और फिर से चीजें जो है बैक टू पवेलियन आ जाएगी। और गवर्नमेंट अफोर्डेबल बनाने के लिए टैक्सेस को रिड्यूस कर देगी। समझ गए, समझ गए। चलो अब इसे रीड करते हैं। तो one of the Keynes made idea in the general theory of employment interest and money was that government fiscal policy should be used to stabilize the level of output and employment through changes in its expenditure and taxes. The government attempts to increase output and income and seeks to stabilize the up and down in the economy. और अगर अब तुम याद करो ना कि जब हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था इकोनॉमिक्स के पेपर का, गवर्नमेंट बजट का, तो उसमें बड़े अच्छे कि अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो यहां पर ना इन्होंने बस 3 ही ऑब्जेक्टिव के नाम लिए हैं। अगर रियलिटी डोमेन में बात की जाए, गवर्नमेंट बजट में एनसीईआरटी में बस 3 ही ऑब्जेक्टिव्स है, एलोकेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट और स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट। बाकी उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स हैं लेकिन वैसे अलग अलग टॉपिक्स नहीं है। लेकिन वही संदीप गर्ग की बात की जाए तो उन्होंने अलग अलग डाल दिया, अब तो 7 बना दिया है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो इन द प्रोसेस फिस्कल पॉलिसी क्रिएट्स अ सरप्लस व्हेन टोटल रिसिप्ट एक्सीड्स टोटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वाले लाइन में किसी को सर दिक्कत जो होगी? एनसीईआरटी में 3 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, फिर वही वाले करने हैं संदीप गर्ग वाले सारे? नहीं नहीं, वही वाले पढ़ने, वही वाले पढ़ने हैं 3 ऑब्जेक्टिव। ओके सर। एनसीईआरटी है वही ट्रू मानना है तुम्हें, ठीक है, उसी को अपना पैसेज मानना है और उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कर। बैलेंस बजट हो गया जब दोनों इक्वल होता है, व्हेन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेसिप्ट एंड इट व्हाट फॉलोज वी स्टडी द इफेक्ट इंट्रोड्यूसिंग द गवर्नमेंट सेक्टर इन आवर अर्लियर एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। द गवर्नमेंट डायरेक्टली अफेक्ट्स लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम income in 2 specific way. Government purchase goods and services, increase aggregate demand, क्योंकि aggregate demand के 4 component होते हैं। aggregate demand के 4 component होते हैं, household, firm, government and foreign sector। ठीक है, हाउसहोल्ड हम पढ़ चुके हैं कंजम्पशन करता है, फर्म हम पढ़ चुके हैं इन्वेस्टमेंट करता है। गवर्नमेंट ना 2 तरीके की चीज करता है, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज वाला करता है और एक वो एक्सपेंडिचर मतलब कि इन्वेस्टमेंट करता है। और फॉरेन सेक्टर में तो दोनों का मिक्सचर है। एंड टैक्सेस एंड ट्रांसफर अफेक्ट द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो मैंने अभी नेशनल इनकम की सुबह सुबह ही वीडियो डाली है, उसमें डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम, इन सब की बात हुई है। ठीक है, द इनकम अवेलेबल फॉर कंजम्पशन एंड सेविंग विद द हाउसहोल्ड। अगर मान लो कोई बंदा 100 रुपए कमा रहा है, ठीक है, और 10% टैक्स है तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम 90 रही। ठीक है, और पर्सनल इनकम तो उसकी 100 है। ठीक है, वहीं अगर मान लो कोई जना 100 रुपए कमा रहा है और अब 20% हो गया है, तो अब उसकी डिस्पोजेबल इनकम बस 80 रुपीज है, क्योंकि 20 तो पर्सनल इनकम उसकी 100 है लेकिन डिस्पोजेबल इनकम जो वो खर्च कर सकता है और जिसमें से सेव कर सकता है वो 80 है। ठीक है, तो इक्विटी ग्रोथ स्टेबिलिटी, तो देखते हैं जरा। We take taxes first. We assume that the government imposes taxes that do not depend on income, called lump sum taxes, equal to T. ठीक है, we take taxes first. We assume that government imposes taxes that do not depend on income, called lump sum taxes, equal to T. ठीक है, लिख लेना। We assume that throughout the analysis that government makes a constant amount of transfer, TR. The consumption function is now, ये पूरा देखने की जरूरत नहीं है, बस मैं एक बार देख लेता हूँ ये पूरा। वी नोट दैट टैक्सेस लोअर डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन फॉर, हाँ ये वाली लाइन देखना। वी नोट दैट टैक्सेस लोअर द डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन, तो ये तो सही बात है ना।
पहले 10% था तो डिस्पोजेबल इनकम 90 थी, अब 20% हो गया तो डिस्पोजेबल इनकम 80 है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इफ वन अर्न्स रुपी 1 लाख and has to pay 10,000 taxes, she has the same disposable income as someone who earns 90,000 but pays no taxes. So the definition of aggregate demand augmented to include the government will be, और देख लेता हूँ the income determination condition. इसमें बस ये वाला देख लेना कि लमसम टैक्सेस का मतलब क्या होता है, जब टैक्स रेट कांस्टेंट होते हैं, वी टेक टैक्सेस फर्स्ट, वी अज्यूम दैट। तो इसमें बस ये याद रखो, अगर गवर्नमेंट कभी भी टैक्सेस इंपोज करता है तो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम हो जाती है। जब भी गवर्नमेंट टैक्सेस इंपोज करता है तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, बस इतना लर्निंग आउटकम लेना, बाकी ऊपर वाला तो सबको पता ही था। अब रुक जाओ 1 मिनट में देख लेता हूँ और इसमें क्या देखना है, चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। चलो ये पढ़ ही लेते हैं। We consider that the effect of increasing government purchases keeping tax constant when government exceeds taxes, the government runs deficit. रुक जाओ, ये कुछ गलत पढ़ दिया क्या मैंने? रुक जाओ, एक बार मैं देख रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। खुला है। सर ये सब तो पढ़ा ही नहीं हमने। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ, ये तुम्हारे में आएगा या नहीं आएगा, 1 मिनट। सर पिछले एग्जाम में भी ऐसा तो कुछ इसके हाँ। आसपास भी नहीं कुछ आया हुआ है। आप सबको ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना, जब एक्सेस डिमांड होता है और डेफिसिट डिमांड होता है तो गवर्नमेंट कैसे एक्ट करती है? यस सर। Yes, ठीक है, sir. थम्स अप कर देना अगर ये वाला समझ आ गया तो। ओके ठीक है। हाँ तो वही उसमें ना बहुत न्यूमेरिकल मैनर में लिख दिया है, तो उतनी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। बाकी अब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे आते हैं। बाकी मैंने ना रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की भी वीडियो डाल दी है, ठीक है, अकाउंट्स की, तो देख लेना। हाँ ये लिख लेना, द प्रोपोर्शनल
The proportional income tax does act as an automatic stabilization. इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो टैक्स रेट है वो घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है. Shock absorber because it makes disposable income and thus consumer spending less sensitive to fluctuation in GDP. When GDP rises, disposable income also rises, but by less than the rise in GDP because a part of it's shifted off as taxes. This help limit the upward fluctuation in consumption spending. During recession, when GDP fall, disposable income fall less sharply and consumption does not drop as much as it was otherwise would fallen had the tax liability been fixed. This reduces the fall in aggregate demand and stabilize the economy. और क्या important हो सकता है? सर ये समझ में नहीं आया सर. मतलब वो जो मैंने एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड समझाया है बस वही है इसमें. सर वो तो आगे समझिए, लैंग्वेज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है सर. देखो, when GDP rises, okay. अच्छा एक मिनट, ये मेरा चार्ज हो रहा है, एक मिनट. सर एग्रीगेट डिमांड एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर उसको स्टेबलाइज करने के एक मेजर बता रहे हैं. हाँ, तो संदीप गर्ग से ज्यादा इजी लगती है समझने में. लेकिन पेपर इसी से आने वाला है ना. देखो यहां से पढ़ना, when GDP rises, disposable income also rises. ये तो सही बात है, जब GDP बढ़ेगा तो इनकम तो बढ़ेगी लोगों की, but by less than the rise in GDP because a part of it is shifting off as taxes. क्योंकि जब इनकम बढ़ी होगी तो टैक्सेस भी गया होगा. तो this help to limit the upward fluctuation in consumption spending. ऐसा तो नहीं हुआ ना कि अगर इनकम बढ़ी तो सीधा वो जो जितने से इनकम बढ़ी है वो सीधा पैसा हाउस होल्ड के पास चला गया. अब वो टैक्सेस में भी जाएगा. रिसेशन के टाइम पे क्या होता है, जीडीपी घट रही होती है. अब जीडीपी घट रही होती है तो होगा क्या, जीडीपी घटने के कारण क्या होगा, लोगों के पास कम पैसा आएगा तो वो टैक्स भी कम भरेंगे. तो ड्यूरिंग रिसेशन when GDP falls, disposable income falls less sharply and consumption does not drop as much as it otherwise would have fallen and the tax liability being fixed. This reduces the fall in aggregate demand and stabilize the economy. समझ गए? और ये लिख लेना जरा, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है. We note that these fiscal policy instruments can be varied to offset the effect undesirable shift in investment demand. That is, if investment falls from I0 to I1, government spending can be raised from GDP to GDP. अदिति म्यूट कर लो. सर एक बार दोबारा बता दो, आप क्या अंडरलाइन करवा रहे थे यहाँ पे? हाँ, एक्सक्यूज मी सर. हाँ, हाँ, सर जैसे ये बॉक्स इस चैप्टर का लास्ट बचा हुआ है, हाँ. सर हम डेप्ट भी करेंगे. हाँ, हाँ.
सर एक बार वो दिखा देते हैं डिस्क्रिप्टिव वाला। हाँ सर एक बार आप पॉलिसी को डिफाइन कर दोगे, थोड़ी लैंग्वेज हार्ड है समझ। कौन सी डिस्क्रिशनरी डिस्क्रिमिनेटरी। अरे गवर्नमेंट ने ना एक प्रोपोर्शनल टैक्स बेसिस लगाया होता है, ठीक है। और प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स रेट ऑफ टैक्स है, ठीक है। और जिस हिसाब से इनकम है और उस हिसाब से भी टैक्स लगता है, जिस हिसाब से इनकम है उस हिसाब से भी टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। तो वो चीज ना खुद ही स्टेबलाइज हो जाती है। खुद ही स्टेबलाइज का मतलब क्या, अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो उसका टैक्स स्लैब भी बढ़ रहा है, टैक्स स्लैब भी बढ़ रहा है तो टैक्स में भी लगा देगा पैसा, तो एक इक्विवेलेंट चीज आ जाएगी फिर से। और सर अगर प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल में देखेंगे तो लाइक बेटर कौन सा इकोनॉमी के लिए? देखो जो प्रोपोर्शनल है वो तो गुड्स एंड सर्विसेज वाले पे ही लगता है मोस्टली। चलो समझ गए। यस सर। देखो ये वाली लाइन जरा अच्छे से देख लेना, ये केस स्टडी का पार्ट बन सकता है। ड्यूरिंग बूम ईयर्स व्हेन एम्प्लॉयमेंट इज हाई, टैक्स रिसिप्ट कलेक्टेड टू फाइनेंस सच एक्सपेंडिचर इंक्रीज, exerting a stabilizing pressure on high consumption spending. Conversely, during a slump, these welfare payment help sustain consumption. क्योंकि जब बूम ईयर है मतलब कि टैक्स रिसिप्ट ज्यादा आए होंगे, ठीक है, हर चीज पे ज्यादा खर्चा हुआ होगा। फर्दर, even when private sector has built in stabilizer, corporation maintain their dividend in their face of value change in income in short run, and household try to maintain their previous living standard. All these work as shock absorber without the need for any decision maker to take action. That is why they work automatically. The build-up in stabilizer, however, reduce only a part of fluctuation in the economy. The rest must be taken care by deliberate policy initiative. तो उसे ना एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड के डोमेन में लेना। ट्रांसफर्स का क्या है, वी सपोज दैट इंस्टेड ऑफ रेजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट इंक्रीज ट्रांसफर पेमेंट, ऑटोनॉमस स्पेंडिंग will increase by change in consumption. So output will rise by less than the amount by which it increases when government expenditure increases, because a part of any increase in transfer payment is saved. So using the method used earlier for deriving government expenditure multiplier and taxation multiplier, the change in equilibrium income, नहीं ये पार्ट नहीं है, छोड़ो छोड़ो ये मत देखो। चलो अब सर इसमें इसमें तो बोर्ड एग्जाम्स में सर नहीं आया था सर, मतलब उसमें भी तो एनसीईआरटी रेफर करने को ही कहते हैं। नहीं नहीं ये देखो ना इसमें, सर बस इसमें वही तो कह रहे हैं, प्राइमरी डेफिसिट तक आना है, उसके बाद तो कुछ लिखा ही नहीं है। नहीं, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन मेजर्स टू कंटेन डिफरेंट डेफिसिट्स, तो स्टेबलाइजेशन मेजर ही तो है वो, ठीक है। मतलब उसे ऊपर ऊपर से पढ़ना होगा। बाकी ये देखते हैं डेट। बजटरी डेफिसिट मस्ट बी फाइनेंस बाय ईदर टैक्सेशन, ठीक है। जो बजटरी डेफिसिट हुआ है या तो आप टैक्स लगाकर उसे वो करोगे, या फिर आप बोरो करोगे, या फिर प्रिंट करोगे मनी। जब प्रिंट करते हैं तो उसे क्या कह देते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो गवर्नमेंट हैव मोस्टली रिलाई ऑन बोरोइंग, गिविंग राइज टू व्हाट इज कॉल्ड गवर्नमेंट डेट। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट एंड डेट आर क्लोजली रिलेटेड। डेफिसिट कैन बी थॉट ऑफ अ फ्लो विच एड टू द स्टॉक और डेट, ठीक है।
तो जो आपका डेफिसिट होता है वो क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है, और जो डेट होता है वो आपका स्टॉक होता है, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बिल्डअप हो गया, if the government continues to borrow year after year, it leads to accumulation of debt and the government has to pay more and more by way of interest. These interest payments themselves contribute to the debt. So perspective on the appropriate amount of government debt. There are two interlinked aspects of the issue. One, whether the government debt is burden, and two, the issue of financing the debt. So the burden of debt must be discussed keeping in mind that what is true one small trader debt may not be true for government debt, and one must deal with the whole differently from the part. Unlike one trader, the government can raise resources through taxation and printing money. मतलब एक ट्रेडर को तो खुद ही सारे काम करने पड़ेंगे और अपना डेट चुकाना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट के लिए तो क्या है, गवर्नमेंट के लिए अलग अलग सोर्सेज है, टैक्सेशन है, प्रिंटिंग मनी है. So by borrowing, the government transfer the burden of reduced consumption on future generation. This is because it borrows from issuing bonds to the people living at present, but may decide to pay off the bonds some 20 years later by raising taxes. These may be levied on young population that have just entered the workforce, whose disposable income will go down and hence consumption. Thus, national saving, it was argued, would fall. Also, government borrowing from people reduces the saving available to the private sector. To extend that, the reduced capital formation and growth, debt acts as a burden on future generation. Traditionally, it has been argued that when government cut taxes and runs a budget deficit, consumers respond to their after-tax income by spending more. It is possible that these people are short-sighted, do not understand the implication of budget deficit. They may not realize that at some point in future, the government will have to raise taxes to pay off the debt and accumulated interest. क्योंकि गवर्नमेंट अपनी जेब से तो देगा नहीं, गवर्नमेंट पब्लिक की जेब से देगा. तो अगर गवर्नमेंट को कोई डेफिसिट हुआ है और गवर्नमेंट ने बॉन्ड निकाले हैं उस डेफिसिट को वो करने के लिए, तो गवर्नमेंट अभी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है और इन फ्यूचर उसे चुकाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, टैक्सेस बढ़ा देगा. मान लो अभी गवर्नमेंट ने पब्लिक से पैसा रेज किया 1000, क्योंकि उसको डेफिसिट आ रहा था 1000 CR का, ठीक है. अब उसने बॉन्ड मार्केट में इशू कर दिया, 1000 CR मिल गया, ठीक है. इन फ्यूचर वो 1000 CR लौटाने भी तो पड़ेंगे, तो 1000 CR लौटाने के लिए टैक्सेस बढ़ा देगा, ठीक है. तो इवन इफ दे आर कॉम्प्रीहेंड दिस, दे एक्सपेक्ट द फ्यूचर टैक्सेस टू फॉल not on them but in future generation. So a counter argument is that consumers are forward looking and will based on their spending not only on their current income but also their expected future income. They will understand that borrowing today means higher taxes in future. Further, the consumer will concern about the future generation because they are children and grandchildren of the present generation and the family which is relevant decision making unit continues living. They would increase saving now, which will fully offset the increased government's debt saving so that the national saving do not join. This view is called Ricardian equivalence. ठीक है, तो Ricardian equivalence ने क्या कहा था कि फ्यूचर जनरेशन का सोचते हुए सारी चीजें करनी चाहिए. किसी को कोई दिक्कत आई इसमें? सर ये रिकॉर्डियन इक्विवेलेंसी को फिर से समझा दीजिए. ये जो ऊपर उन्होंने बता रखा है ना वही है. देखो, मान लो कि तुम पे बहुत ज्यादा उधार हो रखा है, ठीक है. रुको एक, हाँ रख दो, इधर ही रख दो, कोई बात. एक बार और बताना है इसे. बोलो बोलो. Yes, sir. ठीक है. चलो इसे अच्छे से पढ़ते हैं. ये वाला तो समझ आ गया है ना सबको? ये वाला एक बार ये वाली लाइन देख लो जरा.
सर डेट किसी का मेजर है, क्या चीज? डेट किसी चीज का मतलब किसी डेफिसिट का मेजर है। हाँ हाँ, डेट जो है वो मतलब कि कैसे ओवरकम आना है उस डेफिसिट से, मतलब कि उस टाइम पे कैसे हम चीजों से डील करें। अब हमारे पास तो पैसा नहीं है तो तुम क्या करोगे, उधार ही लोगे। Yes. देख लो, ये जो रेड मैंने टिक किया है वो तो क्लियर है ना सबको? यस सर। चलो, प्रोस्पेक्टिव ऑफ ऑन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट डेट। ठीक है, कि गवर्नमेंट को जब डेट लेना चाहिए तो वो जो एप्रोप्रिएट अमाउंट है वो किस बेसिस पे होना चाहिए, मतलब क्या सोचकर करना चाहिए। तो देयर आर टू इंटरलिंक एस्पेक्ट ऑफ द इशू। वन इज वेदर द गवर्नमेंट डेट इज बर्डन, and two, the issue of financing the debt. The burden of debt must be discussed keeping in mind that what is true on one small trader debt may not be true for the government debt. ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का डेट जो है वो कौन रीपे करता है, पब्लिक रीपे करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन एक ट्रेडर है तो वो तो डेट अपने आप ही चुकाएगा, कोई और तो उसके पास आएगा नहीं। ठीक है, वो अपने आप ही चुकाएगा, कोई और तो आएगा नहीं। ठीक है, तो one must deal with the whole differently from the part. Unlike one trader, the government can raise resources through taxation and printing money. ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो पैसा कहां से लाएगी, या तो टैक्सेशन से लाएगी या फिर आरबीआई से बोलेगी कि तू मनी छाप दे। By borrowing, the government transfer the burden of reduced consumption on future generation. ठीक है, मतलब अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो इन फ्यूचर जो लोग काम कर रहे होंगे उन पे बर्डन आएगा। ठीक है, और उन्हें अपनी कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो द गवर्नमेंट ट्रांसफर द बर्डन ऑफ रिड्यूस कंजम्पशन ऑन फ्यूचर जनरेशन। दिस इज बिकॉज इट बोरोज बाय इशूइंग बॉन्ड्स टू द पीपल लिविंग एट प्रेजेंट, but may decide to pay off the bonds some 20 years later by raising taxes. ठीक है, मान लो गवर्नमेंट ने 1000 रुपए के बॉन्ड्स इशू कर दिए 20 साल के लिए कि 20 साल बाद हम आपको 2000 रुपए दे देंगे। ठीक है, तो 20 साल बाद जब गवर्नमेंट उस चीज को चुकाने पे आएगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस बढ़ा देगी उस जनरेशन के। ठीक है, these may be levied on young population that have just entered the workforce whose disposable income will go down. डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है जो खा पी सकते हैं। ठीक है, आफ्टर टैक्सेस and hence consumption. Thus national saving, it was argued, would fall. Also government borrowing from people reduces the saving available to the private sector. ठीक है, available to the private sector इसका मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट बोरो कर लेती है तो लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, लोगों के पास पैसा कम हो जाता है तो प्राइवेट सेक्टर में भी पैसों की कमी हो जाएगी। To the extent that this reduces capital formation and growth, क्योंकि लोगों ने तो बॉन्ड मार्केट में लगा दिया है पैसा। ठीक है, तो अब कुछ ग्रोथ और उन सब की तो बात नहीं होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो पाएगा। डेब्ट एक्ट एज अ बर्डन ऑन द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत अगर समझ आ गया तो हाँ थम्स अप कर दो। थम्स अप कर दो अगर समझ आ गया तो। सर मतलब मेरे को एक ही लाइन समझ नहीं आई बस, दिस इज बिकॉज इट बोरोज बाय इशूइंग बॉन्ड्स टू द पीपल। हाँ, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर रही है मतलब सर? देखो गवर्नमेंट ना आरबीआई से कहती है कि सिक्योरिटीज इशू कर दे। अब सिक्योरिटीज इशू करने के टाइम पे होगा क्या, अब मान लो गवर्नमेंट को 1000 सीआर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और गवर्नमेंट सोच रही है कि 1000 सीआर जो है अगर इन्होंने बॉन्ड मार्केट से ले लिया तो 20 साल के अंदर वो एक यील्ड अमाउंट बनाकर लोगों को पैसा वापस कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने 1000 रेज किए। ठीक है, ये बोलकर कि आप हमें 1000 रुपीज दो, हम आपको 1500 वापस कर देंगे 20 साल बाद। गवर्नमेंट की प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गई। ठीक है, इन फ्यूचर जब 20 साल बाद इस
मान लो 1500 CR हो रहा है, 1500 CR की लौटाने की बात आएगी तो उस पर्टिकुलर टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट जो उस टाइम पे पीपल होंगे उनसे टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट करने लगेगी। समझ रहे हो? तो अगर हम प्रेजेंट का बोरो करती है गवर्नमेंट तो फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बर्डन बढ़ा रही है। यस सर, क्लियर। ठीक है। सर, हाँ हाँ जो पब्लिक डेट है और ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या ये दोनों सिमिलर है? हाँ, सिमिलर ही कहोगे एक हद तक, क्योंकि सिक्योरिटीज ही तो इश्यू हो रहा होता है। बट सर जो अब वो स्मॉल सेविंग वाला बस अलग सा है, स्मॉल सेविंग। ओके सर, बट एक्चुअली ओपन मार्केट ऑपरेशन तो मॉनेटरी मेजर है, बट पब्लिक डेट तो फिस्कल मेजर है, तो वो सिमिलर है कि डिफरेंट है दोनों? रुक जाओ, फिस्कल मेजर कैसे हो गया हो? क्योंकि गवर्नमेंट अपने टैक्स बढ़ा देगी बाद में। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सर ओपन मार्केट वाला तो मॉनेटरी मेजर है ना। देखो यहाँ पर जो तुम वो सेविंग वाला लोगे ना वो डेट में क्रिएट कर लेना, लेकिन जो बॉन्ड वाला है वो तो सिक्योरिटी मार्केट का ही पार्ट होगा। तो वो जो तुमने पढ़ा था वो आरबीआई का फंक्शन पढ़ा था ना, कि आरबीआई ऐसा करता है। तो ये तो दोनों डोमेन में हम कैटेगराइज कर ही सकते हैं इसे, क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक तो आरबीआई ही होता है। ओके सर। ठीक है। Traditionally, it has been argued that when government cut taxes and runs a budget deficit, when government cut taxes and runs a budget deficit, consumer respond to their after tax income by spending more. ठीक है, पहले ना ये सोचा जाता था कि गवर्नमेंट अगर टैक्सेस को कम रखेगा, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को कम रखेगा तो लोग जो है वो ज्यादा स्पेंड करेंगे, लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे तो क्या होगा, चीजें जो है वो ढंग से एग्जीक्यूट होंगी। So traditionally, it has been argued that when government cut taxes and runs a budget deficit, consumer respond to their after-tax income by spending more. It is possible that these people are short-sighted and do not understand the implication of budget deficit. ठीक है, पहले उन्हें ये समझ नहीं आता था कि budget deficit. They may not realize that at some point in the future, the government will have to raise taxes to pay off the debt and accumulated interest. Even if they are comprehend this, they may expect the future taxes to fall not on them but in future generation. समझ गए ये वाला पैराग्राफ? हाँ या ना कर देना प्लीज। रुक जाओ, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर आपकी आवाज थोड़ी सी मेरे एंड से अटक गई थी सर, ये वाला सर बट ट्रेडिशनली से समझा दीजिए। ट्रेडिशनली ना ये सोचा जाता था कि गवर्नमेंट ना टैक्सेस को कम रखे जिससे कि लोग स्पेंडिंग करें, और लोग अगर स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे तो चीजें जो है वो फिर से बैक टू पवेलियन आ जाएंगी। लेकिन ये शॉर्ट साइडेड अप्रोच थी, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब गवर्नमेंट को अपने उधार को चुकाना होगा विद इंटरेस्ट, तो फ्यूचर जनरेशन से तो टैक्सेस वैक्सेस लेगी और फिर से बर्डन आएगा ही, लेकिन वो फ्यूचर जनरेशन पे आ जाएगा और प्रेजेंट वाले पे नहीं आएगा। समझ गए? यस सर, आ गया। A counter argument is that consumers are forward looking and will base their spending not only on their current income but also their expected future income. They will understand that borrowing today means higher future taxes in future. ठीक है, तो they will understand that borrowing today means higher taxes in the future. Further, the consumer will be concerned about the future generation because they are the children and grandchildren of the present generation, and family, which is the relevant decision making unit, continues living. They would increase saving now, which will fully offset the increased government saving so that the national saving do not change. This view is called Ricardian equivalence. After one of the greatest 19th century economists, David Ricardo, who first argued that in the face of high deficit,
people save more. It is called equivalence because it argues that taxation and borrowing are equivalent means of financing expenditure. Taxation and borrowing are equivalent means of financing expenditure. When the government increase spending by borrowing today, which will be repaid by taxes in the future, it will have same impact on the economy as increase in government expenditure that is financed by tax increase today. It is often been argued that debt does not matter because we owe it to ourselves. This is because although there is a transfer of resources between generation, purchasing power remains within the nation. However, any debt that is owed to a foreigner involves a burden since we have to send goods abroad corresponding to interest payment. ये एक बार देख लो जरा एक एक लाइन. सर आप एक बार रिगार्डियन इक्विवेलेंस का एग्जांपल दे दोगे? ओके ओके. सर लास्ट वाले पैराग्राफ में लिखा है debt does not matter because we owe it to ourselves. मतलब सर अरे मतलब अगर तुमने वो खुद से लिया है, मतलब कि अगर देश वालों ने ही दिया है, मतलब सर ऐसे कि लाइक गवर्नमेंट का डेप्ट हमारा ही डेप्ट है. हाँ हाँ इस टाइप का. लेकिन अगर बाहर से लिया है तो फिर दिक्कत हो जाएगी. ओके सर. कोई इसका एग्जाम्पल बता सकता है? एक मिनट, चलो इसे डिटेल में पढ़ते हैं. सर गूगल पे और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होगी. नहीं नहीं, Ricardian equivalence is an economic theory that says that financing government spending out of current taxes or future taxes and current deficit will have equivalent effect on overall economy. This means that attempts to stimulate an economy by increasing debt finance government spending will not effective because investor and consumer understand that debt will eventually have to be paid for in the form of future taxes. Based on their expectation of future taxes. इसका ना बस ये नोट बना लो बस. Ricardian equivalence maintains that government deficit spending is equivalent to spending out of current taxes because taxpayer will save to pay the expected future taxes. This will tend to offset the macroeconomic. मतलब ये कह रहा है कि कंज्यूमर को पता रहता है कि अगर गवर्नमेंट डेट उठा रही है तो इन फ्यूचर उसे उसका टैक्स लाइबिलिटी इन फ्यूचर बढ़ने वाला है और उसे ज्यादा टैक्स देने पड़ेंगे, तो सेविंग स्टार्ट कर देता है. समझ गए? इसका एग्जाम्पल ना वैसे बिल्डअप नहीं हो पा रहा, बस ये है कि
तुम्हें पता रहता है कि अगर गवर्नमेंट उधार उठा रही है तो इन फ्यूचर जो है वो टैक्सेस बढ़ाएगी, तो हमें रेडी रहना है उस टैक्स को देने के लिए। किसी ने पूछा था ना, आ गया समझ उन्हें? किसने पूछा था, किसने पूछा था? हाँ या ना तो बोल दो। छोड़ो। Okay, other perspective on deficit and debt. One of the main criticism of deficit is that they are inflationary. ठीक है, ये दाम बढ़ा देते हैं. This is because when government increases spending or cut taxes, aggregate demand increases. Firm may not be able to produce higher quantity that are being demanded at the ongoing prices. Price will therefore have to be rise. However, if there are unutilized resources, output is held back by lack of demand. A high fiscal deficit is accompanied by higher demand and greater output, and therefore need not be inflationary. So a high fiscal deficit is accompanied by higher demand and greater output, and therefore need to be inflationary. Need not to be inflationary. It has been argued that there is decrease in investment due to reduction in the amount of saving available to the private sector. This is because if the government decide to borrow from the private citizens by issuing bonds to finance its deficit, these bonds will compete with the corporate bonds and other financial instruments for available supply of fund. If some private saver decide to buy bond, the bond remaining to the invested in the private hands will be smaller. Thus, some private borrower will get crowded out of the financial market as the government claims an increasing share of the economy in the total saving. तो देखो, अगर मान लो किसी ने अपना पैसा जो है वो बैंक में रख रखा है, अब गवर्नमेंट ने बॉन्ड निकाला तो अब वो बॉन्ड में लगा रहा है, तो बैंक के पास भी पैसा कम हो जाएगा. बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा तो बैंक की लेंडिंग पावर कम हो जाएगी. बैंक की लेंडिंग पावर कम हो जाएगी तो लोगों को जो उधार मिलेगा प्राइवेट सेक्टर्स को कम मिलेगा. जब प्राइवेट सेक्टर को उधार कम मिलेगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करेंगे, ठीक है, और आउटकम उतने नहीं निकल पाएंगे. हाउएवर, वन मस्ट नोट दैट इकोनॉमी फ्लो ऑफ सेविंग is not fixed unless we are assumed that income cannot be augmented. If government deficit succeeded in the goal of raising production, there will be more income and therefore more saving. In this case, both government and industry can borrow more. Also, if government invests in infrastructure, future generation may be better off, provided the return on such investment is greater than the rate of interest. The actual debt could be paid off by the growth in the output. The debt should not be considered burdensome. The growth in debt will have to be judged by the growth of the economy as a whole. Government deficit can be reduced by increase in the taxes and reduction in the expenditure. In India, the government has been trying to increase tax revenue with greater reliance on direct taxes. Indirect taxes are regressive in nature. They impact all income group equally. ठीक है, अगर मान लो पार्ले जी जो है वो जो 10 लाख रुपए कमा रहा है वो भी पार्ले जी 5 रुपए का खा रहा है और उस पर 1 रुपए का टैक्स दे रहा है, और जो 12 लाख कमा रहा है वो भी पार्ले जी 5 रुपए का खा रहा है और 1 टैक्स दे रहा है. ठीक है, तो उसके प्रोपोर्शनेट बेसिस पे देखा जाए तो 12 लाख जो कमा रहा है वो कम टैक्स दे रहा है, उसको कम पड़ रहा है रेट, और जो 10 लाख कमा रहा है उसे ज्यादा पड़ रहा है. तो there has also been attempt to raise receipt through sale of shares in PSU. However, the major thrust been towards reduction in government expenditure. This could be achieved through making government activity more efficient through better planning program and better administration. A recent study by Planning Commission has estimated the transfer of free fund to the poor. Government spent 3.65 in the form of food subsidies, showing that cash transfer would lead to increase in welfare. The other way is to change the scope of the government by withdrawing from some of the areas where it is operated before. Cutting back government programs in vital areas like agriculture, education, health, poverty alleviation, etc. उससे deficit बच सकता है. ठीक है, would adversely affect the economy. Government in many countries run
huge deficit, forcing them to eventually put in place of self-imposed constant of not only increases expenditure over predetermined level. Main feature of FRBMA in India. These will be examined keeping in view the factors. We must note that larger deficit do not always significantly a more expansionary fiscal policy. The same fiscal measures can be rise to a large small deficit depending on the state of the economy. For example, if the economy experiences a recession and GDP falls, the tax revenue falls because firms and households pay lower taxes, which when they earn less, this means that deficit increases in a recession and falls in boom, even with no change in fiscal policy. So public goods as distinct from private goods are collectively consumed. Two important features of public goods are they are non-rivalrous in that one person can increase her satisfaction from the food without reducing that obtained by others. They are non-excludable and there is no feasible way of excluding anyone from enjoying the benefit of food. Good. These make it difficult to collect fees for their use and private enterprise will generally not provide these goods, hence they must be provided by the government. The three functions of allocation, distribution, and stabilization operate through the expenditure and receipt of the government. The budget, which gives statement to the receipt and expenditure of the government, is divided into revenue budget and capital budget, distinguished between current financial needs and investment in the country capital stock. The growth of revenue deficit as a percentage of fiscal deficit points to deterioration in the quality of government expenditure and involving lower capital formation. तो रेवेन्यू डेफिसिट से क्या होता है, कैपिटल रेसिप्ट जो होता है वो कम, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो पाता है. Proportional taxes reduces the autonomous expenditure multiplier because taxes reduces marginal propensity to consume out of income. Public debt is burdensome if it reduces future growth output. हाँ, फिस्कल रिफॉर्म, हाँ ये देख लेना जरा. FRBMA का फुल फॉर्म. In a multi-party parliamentary system, electoral concern play an important role in determining expenditure policy. A legislative provision is argued that applicable to all government, present and future, is likely to be effective in keeping deficit under control. So the enactment of FRBMA in August 2003, ये date डाल देना, marked as turning point in fiscal reform, binding the government through institutional framework to pursue a prudent fiscal policy. The central government must ensure intergenerational equity and long-term macroeconomic stability by achieving sufficient revenue surplus, removing fiscal obstacle to the monetary and effective debt management. तो इसका मेन काम क्या होता है कि चीजें जो है स्मूथली रन करे और कोई दिक्कत ना आए. ठीक है, अब इसके मेन फीचर्स क्या हैं? So the act mandates central government to take appropriate measure to reduce fiscal deficit to not more than 3% of the GDP. तो ये एक मेन पॉइंट बन सकता है. %3 of GDP and eliminate the revenue deficit 31st March 2009 and thereafter build up an adequate revenue surplus. It requires to reduction in fiscal deficit by 0.3% of GDP each year and revenue deficit by 0.5%. ये learn करना होगा. To tax revenue, the necessary adjustment has to come in reduction expenditure. The actual deficit may exceed the target specified on the ground of national security, natural calamity. Such other expected central government may be specified. The central government shall not borrow from Reserve Bank of India except by way of advances to meet temporary excess of cash disbursement of cash receipt. The Reserve Bank of India नहीं इतना important नहीं. GST का बस ये याद रखना, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट. गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस की फुल फॉर्म होती है.
ये इसकी वेबसाइट है। तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेना सब, ठीक है। हाँ ये चैप्टर हो गया है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो बताओ जरा। थोड़ा कंफ्यूजन भरा रहा होगा, लेकिन जो मेन है वो तो हो ही गया है। बताओ कोई दिक्कत। सर इसमें जो कंसेप्ट है संदीप गर्ग में जो कंसेप्ट है वो मतलब सारे कवर हो रखे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ओके सर। वीडियो और संदीप गर्ग देख लेना, बहुत है। ओके सर। किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो जरा। वो जीएसटी वाला जरूर पढ़ लेना। सर इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाला तो है ना तुम्हारे पास? सर वो यस करवा सर। दीजिए सर। हाँ, प्रीवियस ईयर वाला मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखा है। बाकी और मैं आज करवाऊंगा रात को। आई क्वांटा का मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ठीक है, तो मैं उससे करवा दूँ। ओके सर। चलो सर आज और- आईएमएस वाली हाँ, पोस्ट कर सकते हैं सर MCQs। 7:30। चलो ओके बाय। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, सर वो जो MCQs हैं आप पोस्ट नहीं कर सकते उनको सर, मतलब अगर रात को 11 बजे नहीं ले पाए सर तो पोस्ट कर तो रखा है प्रीवियस ईयर। नहीं सर, वो तो आपने इस पिछले साल का CUET का पेपर सॉल्व करवाया था ना। हाँ वैसे ही मैं रोज डाल देता हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ रोज डाल देता हूँ, बस आईएमएस का वर्कशॉप छोड़कर। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ओके ओके बाय।